हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी चौथी क्लास है, ये डेमो क्लास। जैसा कि आपको पता है कि आपकी डेमो क्लास जो है मंडे से स्टार्ट हो गई थी। करीब 16-17 तारीख से स्टार्ट हुई थी आपकी डेमो क्लास जो है। तो आज इसका चौथा लेक्चर है और 1 दिसंबर से, जैसा कि आपको पता है, 1 दिसंबर से आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके क्या है कि जो भी आपका जानकार हो उसके साथ में शेयर कर दें। 1 दिसंबर से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद में फिर अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ही दूसरा बैच स्टार्ट होगा, नहीं तो आप लोग पीछे रह जाओगे, ठीक है। और फिर अपन क्या है कि 1 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे तो फिर अपन रिपीट नहीं करेंगे उसको। अपन जैसे अगर मान लो नए नए बच्चे जुड़ते जाएंगे तो अपन ये नहीं कि रिपीट नहीं करेंगे, जो जैसा चल रहा है वैसा ही हम चलने देंगे सब्जेक्ट के अंदर, नहीं तो फिर अपना कोर्स लेट होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको मैंने बता दिया है, इन 2-3 क्लासों में आपको मैंने हल्की फुल्की जानकारी दे दी थी। आज हम थोड़ा सा आयुर्वेद के अंदर चलेंगे, ठीक है। अभी 3 क्लासों में मैंने आपको थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में, शरीर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, आपके डिप्लोमा कोर्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा आयुर्वेद के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आयुर्वेद जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, आयुर्वेद के क्या जो है स्तंभ होते हैं, ठीक है। देखो भाई, नाम सुना होगा आपने, वात, पित्त और कफ। ये जो तीन है ना, ये जो तीन है, वात, पित्त और कफ, ठीक है, ये इन्हीं में ही पूरा आयुर्वेद है। वात, पित्त और कफ जो है, इन्हीं के अंदर पूरा आयुर्वेद है हमारा। यानी हमारा जो शरीर चल रहा है, हमारी शरीर में जो बीमारियां हो रही है, ठीक है, हम जो स्वस्थ है, ठीक है, हम जो स्वस्थ है और हमारी शरीर में जो बीमारियां हो रही है, ठीक है, और वो जो बीमारियां ठीक हो रही है, ठीक है, तीनों चीजों को ध्यान से सुनना, तीनों चीजें अलग अलग है। अभी हम स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है अभी हम, ठीक है, किसकी वजह से है, इनकी वजह से है, ठीक है।
अगर हमें कोई बीमारी हो गई, रोग उत्पन्न हो गया, हम बीमार पड़ गए, किसकी वजह से? इनकी वजह से। हमारी चिकित्सा होगी, हमारा इलाज होगा, ठीक है, किसकी वजह से? इसकी वजह, इन तीनों की वजह से, ठीक है। तो यही है तीन जिनके ऊपर पूरा आयुर्वेद टिका हुआ है, वात, पित्त और कफ, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो भाई, अगर ये वात, पित्त, कफ अगर संतुलित मात्रा में रहते हैं, अगर ये वात, पित्त, कफ हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में रहते हैं, संतुलित अवस्था में रहते हैं, ठीक है, तो हम कैसे रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे, यानी हेल्दी रहेंगे, रहेंगे ना हेल्दी, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी, किसी की भी मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो ये हो जाएगी असंतुलित अवस्था। चलो अवस्था करो इसको, संतुलित अवस्था, ठीक है, अवस्था ज्यादा ठीक लगे, अच्छा लग रहा है अवस्था, ठीक है। संतुलित अवस्था में है तो स्वस्थ है हम, और अगर ये असंतुलित अवस्था में चले गए हैं तो हम कैसे हो जाएंगे? अस्वस्थ हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे हम? अस्वस्थ हो जाएंगे, यानी अनहेल्दी हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। जैसे कि घर में तीन सदस्य है, ठीक है, माताजी, पिताजी और बेटा जी, ठीक है, माताजी, पिताजी और बेटा जी, ठीक है। घर में तीन लोग हैं, अब उनके बीच में अगर मधुर संबंध है, ठीक है, उन तीनों के बीच में यदि मधुर संबंध है, वो आपस में एक दूसरे से प्यार प्रेम से रहते हैं, ठीक है, उनके जो बीच में आपस में जो प्रेम है वो बिल्कुल सुख शांति वाला है, ठीक है, आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं, तो घर में क्या बनी रहेगी? शांति बनी रहेगी घर में। देवराज गुजर, आप नए स्टूडेंट हो या पुराने स्टूडेंट हो? देवराज गुजर, कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है आपने देवराज गुजर, बताइए। अच्छा अच्छा, बूंदी में लिया है आपने, शायद अभी 2-3 दिन पहले हुई थी डेमो क्लास, वो भी अटेंड करी थी शायद। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हम क्या है, आज थोड़े से आयुर्वेद के अंदर जा रहे हैं, आयुर्वेद के अंदर की चीजें थोड़ा सा देख रहे हैं, अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आयुर्वेद है क्या चीज है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे शरीर में तीन चीजें होती है, हाँ, तो हमारे शरीर में तीन चीजें होती है, वात, पित्त और कफ, ठीक है। ये तीनों ही हमारे शरीर को चलाते हैं, ये तीनों ही हमारे शरीर को बीमार करते हैं, ठीक है। और इन तीनों की वजह से ही जो वो बीमारी है वो ठीक होती है, ठीक है। तो इलाज भी इन्हीं से ही होगा, बीमारी भी इन्हीं से ही होगी, और स्वस्थ भी इन्हीं से ही रहेंगे, ठीक है। जब ये तीनों दोष, क्या कहते हैं इन्हें हम? दोष कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? दोष कहते हैं, त्रिदोष कहते हैं इसे। तीनों एक साथ हो ना, तो इसे हम त्रिदोष कहते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम और है, त्रिस्तंभ, यानी थ्री पिलर्स, तीन खंबे हैं ये। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है।
हाँ, तो हमारे शरीर के तीन खंभे हैं। कौन? वात, पित्त और कफ, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? दोष बोलते हैं, त्रिदोष जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है। अगर ये संतुलित अवस्था में हमारे शरीर में रहते हैं, ठीक है, अगर ये हमारे शरीर में संतुलित अवस्था में रहते हैं तो हम कैसे रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ठीक है। अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, बेटा मैं कोटा से हूँ और मेरी ड्यूटी है इधर, बूंदी में ही ड्यूटी करता हूँ मैं। अगर ये तीनों, अगर इन तीनों का बैलेंस बिगड़ जाएगा, कोई ज्यादा हो जाएगा कोई कम हो जाएगा, तो यह असंतुलित अवस्था में हमारा जो शरीर है वो कैसा हो जाएगा? अस्वस्थ हो जाएगा। कॉलेज में नहीं, मैं डॉक्टर हूँ और आयुर्वेद हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ मैं। ठीक है। मेरी इधर पोस्टिंग है करवर के पास में, इंद्रगढ़ माता जी है ना, इधर की साइड पोस्टिंग है मेरी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि यदि अगर तीनों दोष असंतुलित अवस्था में चले जाएंगे, अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा तो हम कैसे हो जाएंगे? अस्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है। क्या पूछ रहे हो? कल क्लास क्यों नहीं ली? कल क्लास इसलिए नहीं ली क्योंकि है ना, अभी बच्चों की स्ट्रेंथ कम आ रही है, इस वजह से। बच्चों की स्ट्रेंथ कम आ रही है ना, इस वजह से। बच्चों की जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मैं डेमो क्लास की टाइमिंग भी बढ़ा दूंगा और डेली लेने लगूंगा डेमो क्लास। वैसे जहां तक मेरी कोशिश है, मैं डेली लूंगा डेमो क्लास अब। हाँ, मैं भी ड्यूटी जब जाता हूँ तो इंद्रगढ़ माता जी के यहीं से ही निकलता हूँ मैं भी ड्यूटी जाते समय। हाँ, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि कोई घर है, उस घर के अंदर माताजी, पिताजी और बेटा जी, तीन सदस्य है उस घर में। अगर उस माताजी, पिताजी और बेटा जी, इन तीनों में अगर मधुर संबंध होगा, वो आपस में उनका जो व्यवहार है वो अच्छा होगा, तो घर में क्या बनी रहेगी? सुख शांति बनी रहेगी। ठीक है। तीनों में प्यार प्रेम अगर संतुलित मात्रा में रहेगा तो घर में क्या बनी रहेगी? सुख शांति बनी रहेगी। अगर उन तीनों में प्यार प्रेम का बैलेंस बिगड़ जाता है, उनमें अगर लड़ाई झगड़े हो जाता है, ठीक है, तो घर में कैसी हो जाएगी? अशांति हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी और एक बात। अब जैसे मान लो कि मैं आपको घर का एग्जांपल दे रहा हूं कि माताजी, पिताजी और बेटा जी रहते हैं। ठीक है। अब वो आपस में प्यार प्रेम से रहते हैं तो घर में शांति है। ठीक है। और अगर उनमें अगर प्यार प्रेम की कमी आ गई, कोई बात की नाराजगी हो गई, तो लड़ाई झगड़े, ठीक है, घर में अशांति हो जाएगी। ठीक है। अब वो फिर से ठीक भी तो हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते वो ठीक? ऐसा थोड़ी है कि भाई परमानेंट ही वो उनमें जो है अशांति घर में परमानेंट रहेगी। अशांति तो परमानेंट तो रहती ही नहीं है। ठीक है। तो फिर वो आपस में ही गठजोड़ कर लेते हैं, आपस में ही एक दूसरे को समझकर वो फिर से शांति घर में हो जाती। उसी तरह से हमारे शरीर में भी होता है सिस्टम। जैसे मान लो समस्या ये आई, जैसे मान लो कि माताजी और माताजी और बेटा जी में लड़ाई हो गई किसी बात से। ठीक है। माताजी और बेटा जी में लड़ाई हो गई किसी बात से, तो पिताजी आकर उसको समझाएंगे, दोनों को समझाएंगे ना, दोनों को। पिताजी आकर बेटा जी और माता जी को समझाएंगे, तो मान जाएंगे, तीनों घर में शांति हो जाएगी। उसी प्रकार से ऐसा होता है हमारे शरीर के अंदर भी। अगर वात का संतुलन बिगड़ गया या कफ का संतुलन बिगड़ गया, ठीक है, तो क्या होगा? जो पित्त है, ठीक है, जो एक तरह से मैं ये नहीं कह रहा कि पित्त इसको ठीक करेगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब समझो आप थोड़ा सा। अगर वात का और कफ का अगर संतुलन अगर बिगड़ जाता है, ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत जो है
कार्य किया जाएगा और इन दोनों को उसी अवस्था में लाया जाएगा। किस अवस्था में? संतुलित अवस्था में लाया जाएगा। ठीक है, तो क्या की जाएगी फिर? शरीर की चिकित्सा करी जाएगी। क्या करी जाएगी? चिकित्सा करी जाएगी। अब कैसे चिकित्सा करी जाएगी साहब? चिकित्सा ऐसे करी जाएगी कि अगर मान लो वात बढ़ गया है, ठीक है, वात का बैलेंस खराब हो गया है, ठीक है, वात का बैलेंस खराब हो गया, मान लो वात कम हो गया, सॉरी बढ़ गया या कम हो गया, या फिर पित्त बढ़ गया या कम हो गया, ठीक है, या फिर कफ बढ़ गया या कम हो गया, ठीक है, तो लाना किसमें? किसमें? संतुलित अवस्था में लेके आना है इनको। ठीक है, तो अगर कोई चीज बढ़ जाती है तो उसको इतना घटाना है कि वो संतुलन में आ जाए। ठीक है, अगर कोई चीज घट जाती है तो उसको इतना बढ़ाना है कि वो संतुलन में आ जाए। ठीक है, तो वो काम हम किस तरह से करते हैं? वो काम करते हैं हम चिकित्सा करके, इलाज करके। ठीक है, वो काम हम किस तरह से करेंगे? इलाज करके, अलग अलग प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? जो वात पित्त कफ का जो संतुलन बिगड़ा है उसे हम ठीक करके हम उसको ठीक कर देंगे, तो जो बीमारी है वो अपने आप ठीक हो जाएगी और शरीर कैसा हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो वात पित्त कफ जो होते हैं वो हमारे शरीर के 3 दोष होते हैं। ठीक है, अगर वो स्वस्थ अवस्था में रहे, ठीक है, अगर वो स्वस्थ अवस्था में रहे, मतलब अगर वो संतुलित अवस्था में रहे तो शरीर कैसा रहेगा? संतुलित अवस्था में रहता है। लेकिन अगर उनका संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो शरीर कैसा हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है, शरीर बीमार हो जाता है। ठीक है, जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो क्या करी जाती है? चिकित्सा करी जाती है। अगर संतुलन ऐसे बिगड़ा कि साहब वात बढ़ गया या वात घट गया, ठीक है, कोई सा भी दोष है जो घट गया या बढ़ गया, तो अगर बढ़ गया है तो उसको इतना कम करो कि वो बैलेंस में आ जाए। ठीक है, अगर घट गया है तो उसे इतना बढ़ाओ कि वो बैलेंस में आ जाए। ठीक है, तो क्या करना है? इन तीनों को बैलेंस में अगर हम रखेंगे तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। ठीक है, अब ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? देवराज, सुमन, सुमन समझ में आया कि नहीं आया आपको? चलो, अब ये जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, ये कॉन्सेप्ट आपके हर बीमारी में काम आएगा, हर सब्जेक्ट में काम आएगा। ठीक है, जहां भी आप जाओगे वहां पर ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जब आप ये क्या बोलते हैं, जब ये डिप्लोमा करके जाओगे तो डिप्लोमा पास करने के बाद में आपके जीवन में भी ये चीजें काफी काम में आने वाली है। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि मैं आपको सिर्फ पास होने के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आप आगे चलकर आपका खुद का क्लिनिक वगैरह जो भी है वो भी आप खोल सकते हैं। ठीक है, आपको चिकित्सा करने का भी ज्ञान मिलेगा इस क्लास में साथ के साथ में। ठीक है, चलो थोड़ा सा देखते हैं अपन इनके बारे में, देखते हैं। ठीक है, हमारा जो आयुर्वेद है ना, हमारा जो आयुर्वेद है, अच्छा एलोपैथी में क्या सिस्टम होता है? देखो, एलोपैथी में क्या होता है कि एलोपैथी में क्या हुआ, जैसे मान लो अपन को फीवर आया, ठीक है, डॉक्टर के पास में जाएंगे अपन, डॉक्टर के पास में जाएंगे, डॉक्टर देखेगा हाँ साहब फीवर आ रहा है, ठीक है, जांच वगैरह लिख देगा। ठीक है, डॉक्टर साहब क्या करेंगे? जांच वगैरह लिख देंगे, सीबीसी वगैरह लिख देंगे। सीबीसी में मान लो लिम्फोसाइट वगैरह है, डब्ल्यूसी जो है, अगर बढ़ी हुई आती है तो एंटीबायोटिक वगैरह देकर, पैरासीटामोल वगैरह देकर हमें ठीक कर देते हैं। ठीक है, मात्र सिम्टोमेटिक चिकित्सा होती है, यानी लक्षणों के हिसाब से कि रोग के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से चिकित्सा कर दो, बात खत्म। ठीक है, जबकि आयुर्वेद का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। आयुर्वेद का सिस्टम जो होता है चिकित्सा करने का,
उसमें ये होता है कि जैसे मान लो आपको बुखार आ रहा है, ठीक है, तो बुखार की चिकित्सा नहीं करी जाती है, चिकित्सा करी जाती है कि बुखार क्यों आ रहा है। अगर रोग के कारण को ही समाप्त कर दिया जाए तो रोग तो अपने आप समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि लक्षणों के आधार पर चिकित्सा नहीं करी जाती, लेकिन आजकल क्या है कि कुछ आयुर्वेद डॉक्टर्स इस चीज को भी उसकी तरफ लेके जा रहे हैं, एलोपैथी की तरफ, के भाई जो लक्षण शरीर में दिखाई दे रहा है बस उसी की चिकित्सा कर दी। लेकिन जो ट्रेडिशनल, जो आयुर्वेद की जो चिकित्सा होती है, ट्रेडिशनल जो आयुर्वेद की चिकित्सा होती है, उसमें सिस्टम ये होता है कि है ना, सबसे पहले रोग के कारण को ढूंढा जाता है, ठीक है। सबसे पहले रोग के कारण को ढूंढा जाता है कि जो बीमारी जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, बीमारी के कारण को ढूंढकर उस कारण की चिकित्सा करी जाती है। जब अगर कारण की चिकित्सा हो जाएगी तो बीमारी भी अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद के प्रयोजन। आयुर्वेद के प्रयोजन मतलब आयुर्वेद का क्या यूज है। तो हमारे जो आयुर्वेद है उसके दो यूज है, ठीक है। पहला यूज क्या है, मतलब पहला उद्देश्य, उद्देश्य बोल सकते हैं इसको, उद्देश्य यानी हमारे आयुर्वेद का क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य ये है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उस स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ ही रखना है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो वो कैसे हेल्दी रह सकता है, ठीक है। वो उसे हमेशा स्वस्थ ही रहना है, तो वो कैसे हेल्दी रह सकता है, ठीक है। इसके बारे में इसके बारे में बताना, ठीक है। आयुर्वेद का पहला उद्देश्य तो ये है। कैसे रह सकता है वो व्यक्ति स्वस्थ, वो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, उसको दिनचर्या के बारे में बताएंगे कि साहब आप जल्दी जगो, ठीक है। आयुर्वेद में एक आती है चीज दिनचर्या, आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, ठीक है। यानी पूरा दिन भर, यानी सुबह जगते ही और शाम को सूरज ढलने तक हमें पूरे दिन भर किस तरह से गुजारना है, किस तरह से हमें रहना है, किस कौन कौन सी हमें क्रियाएं करनी है ताकि हम स्वस्थ रहे, ठीक है। ऐसे ही रात्रिचर्या, तो रात्रिचर्या यानी रात में हमें क्या क्या करना है, कब हमें खाना खाना है, कब हमें सोना है, ठीक है। सोने से पहले हमें क्या क्या कर्म करने हैं, ठीक है, जिससे हम स्वस्थ रहे, ठीक है। वो क्या है, रात्रिचर्या। ऋतुचर्या का मतलब ये है, जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह का मौसम रहता है, तो उन मौसमों के हिसाब से कैसे हमें रहना है, क्या हमें खाना है, क्या हमें पीना है, इसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो अब आयुर्वेद के हिसाब से तो दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, ऋतुचर्या, अगर हम इनको फॉलो करेंगे, ठीक है, अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे ना स्वस्थ, ठीक है। तो दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का पालन करते हुए एक स्वस्थ व्यक्ति जो है हमेशा स्वस्थ रह सकता है। जैसे ही दिनचर्या में क्या आता है कि सुबह कितने बजे जगना है, और जगते ही मल उत्सर्जन करने जाना है, फिर दातुन करना है, फिर नहाना है, फिर कान में तेल लगाना है, नाभि में तेल लगाना है, सिर में तेल लगाना है, पूरे शरीर की मालिश करनी है, ठीक है। कैसे कपड़े पहनने चाहिए, टोपी होनी चाहिए, पैरों में जूती होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है दिनचर्या में, क्या खाना चाहिए, दिन में कितना कितने बजे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ठीक है। ऐसी रात्रिचर्या में है कि भाई रात्रिचर्या में सूरज ढलते ही हमें क्या क्या कौन कौन से कर्म करने हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे नाखून वगैरह रात में नहीं काटने, ठीक है। ऐसे ही दिन ऋतुचर्या है, तो ऋतुचर्या यानी सर्दियों में हमें क्या क्या खाना है, क्या क्या पीना है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, कैसे किस तरह से हमें अपना जीवन यापन करना है ताकि हम स्वस्थ रहे, ठीक है। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा जो करी जाती है वो आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है, ठीक है। अगला है दूसरा,
रोगी की चिकित्सा करना। अब जैसे मान लो किसी ने, अगर कोई आदमी, अगर कोई व्यक्ति हमेशा इसको फॉलो करेगा तो पहली बात तो वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। अगर मान लो कभी उससे कोई भूल चूक हो गई या कोई और कारण से अगर वो बीमार पड़ गया तो फिर उसकी चिकित्सा भी तो करनी है, ठीक है। तो दूसरा उद्देश्य होता है, दूसरा प्रयोजन होता है आयुर्वेद का कि रोगी व्यक्ति की चिकित्सा करना, ठीक है। तो ये जो है दो प्रयोजन है हमारे आयुर्वेद के, ये आपको आपके हर सब्जेक्ट में मिलेंगे, ये सेकेंड ईयर में पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका, ठीक है। तो ये जो चीजें अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हर बुक में लगभग आपको मिलेगी ये चीजें, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था वात पित्त और कफ की। सबसे पहले बात करते हैं ये कहाँ रहते हैं हमारे शरीर में, इनकी स्थिति क्या है हमारे शरीर में। देखो हमारे जो अलग अलग आचार्य है ना, हमारे जो अलग अलग आचार्य हैं उनके हिसाब से तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, जब अपन असल में जब इनको पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं बता दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए अभी मैं आपको अभी तो जनरल चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि इसको डिटेल में हमें समझना पड़ेगा कि कौन से आचार्य के हिसाब से इसकी जो जगह है वो कहाँ होती है। तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा आचार्य चरक। आचार्य चरक के अनुसार ये हमारे शरीर में कहाँ रहते हैं। आचार्य चरक के अनुसार ये हमारे शरीर में कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो वात का जो स्थान है, यानी वात यानी वायु, वात यानी वायु, ठीक है, यानी एयर, कहाँ रहती है ये, पक्वाशय, यानी बड़ी आंत्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। कहाँ रहती है ये बात, लार्ज इंटेस्टाइन रहती तो और भी कई सारी जगह है, लेकिन अपन मोटी मोटी बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है पित्त। पित्त ये कहाँ रहता है, ये रहता है हमारे आमाशय में। आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार इनकी स्थिति बदल जाएगी, ठीक है। उन्होंने अलग बात कही है, आचार्य चरक ने अलग बात कही है, ठीक है। आमाशय यानी हमारा स्टमक, ठीक है। अगली बात करते हैं कफ के बारे में, ठीक है। अगली बात करते हैं कफ के बारे में। तो ये कफ कहाँ रहता है, ये कफ रहता है हमारे उर में, उर यानी वक्ष में, यानी हमारी चेस्ट में, यानी छाती में, जहां हमारे फेफड़े रहते हैं वहां कौन रहता है, कफ दोष रहता है वहां पर, ठीक है। दोष का मतलब ये नहीं है कि ये बुरे हैं, ठीक है, दोष का मतलब ये नहीं है कि ये बुरे हैं, ठीक है। अच्छा, ये काम क्या करते हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं अपन कि ये काम क्या कर रहे हैं। तो देखो भाई ये काम क्या कर रहे हैं, वात का काम क्या है, वात का काम यह है कि हमारे शरीर में जो भी गति हो रही है, सुनना ध्यान से, हमारे शरीर में जो भी गति हो रही है, गति, हमारे शरीर में जो भी गति हो रही है, मेरे हाथ पैरों में जो भी गति हो रही है, मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है, मेरा रक्त मतलब मेरे शरीर में मेरा जो खून है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। संवेदनाएं एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर मेरे हाथ को टच किया तो मुझे पता लग गया, ठीक है। तो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो भी गति हो रही है, ठीक है, हमारा मूत्र विसर्जन होता है,
हमारा मल विसर्जन होता है, हमें पसीने आते हैं। ठीक है, तो जितनी भी चलने फिरने वाली जो चीजें हैं वो सब किसकी वजह से हो रही है? वो सारी हो रही है वात की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से हो रही है? वात की वजह से। ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं पित्त के बारे में। ठीक है, तो पित्त का क्या काम है? पित्त का काम है कि हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखना। ठीक है, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में जो तापमान है उसको हमारे शरीर के अंदर जो तापमान है उस तापमान को नॉर्मल बनाए रखना। ठीक है, और हम जो देख रहे हैं, ठीक है, एक तो है तापमान, शरीर का तापमान। ठीक है, इसके अलावा पाचन संबंधी जो क्रियाएं हैं, भोजन का पाचन वगैरह जो भी क्रियाएं हैं, ठीक है, वो सारी जो क्रियाएं जो हो रही है, इनसे संबंधित जो भी सारी क्रियाएं हो रही है, वो सब क्रियाओं को कौन करा रहा है? उनको सबको करा रहा है पित्त दोष करा रहा है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कफ के बारे में। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो भी चिकनाहट आ रही है, चिकनाहट या स्नेहन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में जो भी चिकनाहट आ रही है, हमारी जो शरीर की जो संधियां है, यानी हमारे जो जॉइंट है, हमारे जो जॉइंट है, हमारे जो जॉइंट है, ठीक है, उस जॉइंटों के अंदर जो चिकनाहट जो भरी हुई है वो क्या है? वो कफ ही है। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी चिकनाहट जो है वो क्या है? कफ ही है। इसके अलावा जो छह रस से संबंधित जो भी है, रसों से संबंधित जो भी क्रियाएं हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? कफ दोष की वजह से हो रही है। ठीक है, तो इसमें सबसे प्रधान कौन है? सबसे प्रधान यानी सबसे श्रेष्ठ कौन सा दोष है? तो सबसे श्रेष्ठ दोष होता है वात। ठीक है, क्योंकि ये वात ही गति कर सकता है केवल। ठीक है, हालांकि गति तो ये भी करते हैं, ठीक है, गति तो ये भी करते हैं, लेकिन ये कम गति करते हैं। सबसे ज्यादा गति कौन करता है? सबसे ज्यादा गति करता है हमारा वात दोष। ठीक है, तो वात दोष की वजह से ही ये जो पित्त और कफ जो है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। ठीक है, इन दोनों के पास में, इसके पास में मोटरसाइकिल है, वात के पास में, पित्त के पास में साइकिल है, और कफ के पास में तो कुछ भी नहीं है, वो तो पैदल ही घूमता है। ठीक है, तो गति का आइडिया आप लगा लो, कौन कितनी तेजी से चलता है। ठीक है, वात के पास में मोटरसाइकिल है, पित्त के पास में साइकिल है, और कफ तो उसके पास, वो तो गरीब आदमी, उसके पास कुछ नहीं है, वो तो पैदल ही घूमता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वात पित्त कफ जो है वो हमारे पूरे शरीर को चला रहे हैं। अब देखो, ये तो अपन ने एक मोटी मोटी बात करी है, ठीक है, इनके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे कि वात जो है गति किस प्रकार से करा रहा है। इसके अलावा और भी इसके कार्य होते हैं, और भी इसकी जगह होती है। दूसरे आचार्यों के हिसाब से, आचार्य चरक के हिसाब से अपन ने बात कर ली है, आचार्य सुश्रुत के हिसाब से बात करेंगे, आचार्य वाग्भट के हिसाब से हम बात करेंगे कि उन्होंने हमारे शरीर में इन दोषों का स्थान कहाँ कहाँ बताया है और क्या क्या कार्य बताया है। ठीक है, तो ये एक सामान्य सी चीजें हैं जो आपके कोर्स में भी काम आने वाली है, क्योंकि आपका जो पूरा कोर्स है, पूरा आयुर्वेद टिका हुआ तो इन्हीं पे ही है। तीन स्तंभ जो बोलते हैं वो यही है, तीन स्तंभ। ठीक है, अगली क्लास में हम और भी चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे मन के बारे में। ठीक है, हमारा जो मन जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, धातुओं के बारे में बात करेंगे कि धातु क्या होती है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बात अपन कल करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सुमन, सुमन कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप।
बेटा क्लास का टाइमिंग वही रहेगा, फिक्स है, 4 बजे का ही रहेगा। डेमो क्लास का जो टाइमिंग है आपका 4 बजे का फिक्स रहेगा, और रेगुलर क्लास का आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा। रेगुलर क्लास का टाइमिंग भी शाम को ही रहेगा, 4 बजे ही रहेगी अपनी क्लास, ठीक है। अगर इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर से मैं बता दूंगा आपको। देख लो, इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। आप क्लास मत छोड़ना, मैं क्लास खुद एंड करूंगा। सुमन, आप क्लास मत छोड़ना, मैं क्लास खुद एंड करूंगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, चलो अच्छी बात है। ठीक है, आपको भी थैंक यू, आपने क्लास ली। ठीक है, थैंक यू।